बिगिनिंग बिगिनिंग में इसका नाम रखा था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या आप बता सकते हो कि इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम क्यों दिया गया? क्या बात ऐसी आई होगी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम दे दिया? महक बेटा, ट्वेल्थ में सारे चैप्टर अलग नहीं है बेटा। सॉलिड स्टेट कोई अलग चैप्टर नहीं है, एक स्टेट है मैटर की। सॉल्यूशन कोई अलग चैप्टर नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स कोई अलग चैप्टर नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग चैप्टर है। वो चैप्टर बिल्कुल अलग होते हैं जिनके आगे केमिस्ट्री वर्ड लगा हो। सरफेस केमिस्ट्री अलग चैप्टर है, आगे पढ़ोगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग है। मेटलर्जी अलग नहीं है। मेटलर्जी अलग नहीं है। तो गलत मिसकंसेप्ट क्यों निकाल लेती हो तुरंत? जिन चैप्टर्स के आगे केमिस्ट्री वर्ड लगा है समझ लीजिए वो सेपरेट चैप्टर्स हैं, वो अलग ही ब्रांच है केमिस्ट्री की। जिनके आगे केमिस्ट्री वर्ड लगा हो। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नाम क्यों पड़ा? जैसे खुद सोचो कि आपका दोस्त कोई ऐसा हो जिसका बिहेवियर आप प्रिडिक्ट ना कर पा रहे हो, कभी कुछ करता हो कभी कुछ करता हो, जिसका बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो, तो क्या हम कह सकते हैं कि आपका वो फ्रेंड बहुत कॉम्प्लेक्स है? क्या ये वर्ड यूज हो सकता है उसके लिए? इवन आपके घर में अगर आप किसी का बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर पाते 10 साल 15 साल साथ गुजारने के बाद भी, तो फिर उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स माना जाएगा। नॉर्मली होता क्या है, आप जिसके साथ 24 घंटे रहते हो, एक ही घर में रहते हो, तो कुछ सालों बाद आपको आइडिया लग जाता है कि ये पर्सन इन कंडीशन में ये बिहेवियर दिखाएगा। लगता है कि नहीं आइडिया आपको? जिस दोस्त के साथ आप छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हो, बचपन से पढ़ रहे हो, जिस फ्रेंड के साथ, आपको उस फ्रेंड का भी आइडिया लग जाता है कि ये फ्रेंड ऐसा है, अगर ये कहेंगे तो ये करेगा। तो तब तो ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर है। बट अगर आप 10 साल साथ गुजारने के बाद भी प्रिडिक्ट ना कर पाओ उसका बिहेवियर, तो हम क्या कहेंगे कि उसका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है, उसको समझ पाना आसान नहीं है। इसीलिए इनफैक्ट ये नाम यहाँ पे आया कि जब ये कंपाउंड्स मिलने शुरू हुए तो साइंटिस्ट को कुछ समझ में नहीं आया कि ये किस तरह के कंपाउंड है, ये किस तरह के कंपाउंड है। उनको बॉन्डिंग का कोई आइडिया ही नहीं लगा। और जब बॉन्डिंग का कोई आइडिया नहीं लगा तो क्या नाम दे दिया उन्होंने इसको? इसको नाम दे दिया कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, इट इज नॉट अ साइंटिफिक वर्ड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोई साइंटिफिक वर्ड नहीं है, इट इज नॉर्मल यूसेज, इट इज नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल वर्ड है ये। ठीक है, बाद में जब उनकी बॉन्डिंग की स्टडी हुई तो बॉन्डिंग बेसिस पे क्या नाम रखा गया? बॉन्डिंग स्टडी होने के बाद फिर नाम बदला गया। क्या नाम रखा उन कंपाउंड्स का? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फिर नाम रखा गया। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टडी शुरू की थी, पायनियर किसने किया था? Who started the study of the coordination compound? पायनियरिंग वर्क किसने किया? तो पायनियरिंग वर्क किया था अल्फ्रेड वर्नर ने। Alfred Werner was the first scientist to study complex compounds. और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कई कंपाउंड्स को स्टडी किया, मेनली बेस्ड ऑन कलर, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया? कलर स्टडी किया। कलर किसका कलर स्टडी किया? एक कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स का। सो वी आर कमिंग टू अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहा उन्होंने कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करके? सबसे पहले कलर स्टडी किया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उन्होंने स्टडी किया था, इसलिए हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। COCl3 डॉट n टाइम्स NH3। n टाइम्स NH3 अमोनिया है ये। इसकी इन्होंने स्टडी की। क्या स्टडी की? इसकी इन्होंने स्टडी की, इसका कलर स्टडी किया, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी की सॉल्यूशन बना के, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। उसके बेसिस पे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की उन्होंने थ्योरी प्रपोज की थी। कलर में क्या पाया? कलर में ये पाया कि अगर n की वैल्यू 4 है, मिनिमम n की वैल्यू 4 होती है, n की वैल्यू 4 है, तो दो डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्स मिले सेम वैल्यू पे, दो डिफरेंट कलर के, एक मिला ग्रीन और एक वायलेट कलर, तो दो डिफरेंट कलर के कॉम्प्लेक्स मिले n इक्वल टू 4 पे। तो सेम फॉर्मूला हो और दो अलग अलग कलर के कंपाउंड बन जाएं उसके, तो ऐसे कंपाउंड को क्या नाम देंगे? ऐसे कंपाउंड को नाम देंगे आइसोमर्स। आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है बताओ जरा? जिनके फॉर्मूला तो सेम हो बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो। हैविंग सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो इन्होंने आइसोमर्स प्रेडिक्ट कर दिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमर्स भी होते हैं। तो n इक्वल टू 4 में दो डिफरेंट कलर के कंपाउंड मिले, सेम फॉर्मूला। n इक्वल टू 5 लिया तो पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बना, और n इक्वल टू 6 लिया, n इक्वल टू 6 लिया तो येलो कलर का कंपाउंड बना। अब इनको तरीके से याद करना पड़ता है, ट्रिक के थ्रू ये याद करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में यही समस्या है, वो है कलर। सभी के कलर नहीं, बल्कि जितने एनसीईआरटी में एटलीस्ट उनके तो काफ़ी याद करने पड़ेंगे, और ये आपको प्रैक्टिकल में अगले चैप्टर में भी काम आएंगे। तो एक तो इन्होंने कलर की स्टडी की, एक इन्होंने कलर की स्टडी की, दूसरी इन्होंने क्या स्टडी की? सेकंड पॉइंट वो है रिएक्शन विद AgNO3।
रिएक्शन विद AgNO3। इन्होंने ये पाया कि अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला 4NH3 ले लें, 4NH3 ले लें और AgNO3 जितना चाहे डाल दें, जितना चाहे डाल दें, जितना चाहे, केवल 1 मोल AgCl मिलता है। फिर इन्होंने 5NH3 लिया, फिर AgNO3 एक्सेस में डाला सेम, तो ये पाया कि 2 मोल AgCl का वाइट PPT मिला। फिर इन्होंने 6NH3 लिया, फिर AgNO3 एक्सेस में डाला, 3 मोल AgCl मिल गया। अब बात यह है कि तीनों कंपाउंड्स में Cl तो बराबर है, Cl का कॉफिशिएंट तो 3 है तीनों में। फिर ऐसा क्यों कि एक जगह 1 मोल AgCl और एक जगह 3 मोल AgCl? तो यहां से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि भाई COCl3.4NH3 में 3 Cl तो हैं, बट आयन फॉर्म में केवल एक ही Cl है। आयन फॉर्म में केवल एक ही Cl है, क्योंकि Ag+ से कंबाइन करके 1 मोल AgCl बन रहा है। केवल 1 मोल AgCl बन रहा है, इसका मतलब आयन फॉर्म में तो एक ही Cl है। सेकेंड केस में 2 मोल AgCl बना, मतलब आयन फॉर्म में इसके अंदर 2 Cl हैं। और थर्ड केस में 3 मोल AgCl बना, इसका मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 3 Cl माइनस है। तो इन्होंने ये कहा कि ऐसा करते हैं कि जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इस तरह से, इसको रीअरेंज करके लिखो, ऐसे लिखो, रीअरेंज करके लिखो। COCl3.4NH3 को रीअरेंज करके लिखो। वो ये कि CONH3 होल 4 एक जगह, 2 Cl भी एक जगह, इनको एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख दो और एक Cl को बाहर रखो। इस तरह से लिखने का इनका क्या पर्पज था? इस तरह से लिखने का क्या पर्पज था इनका? बिल्कुल कॉमन सेंस था कि भाई जो Cl हमें आ रहे हैं AgCl PPT फॉर्म में, वो कितने हैं, उनको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन, दिस इज 1 पार्टिकल। दिस इज 1 पार्टिकल। और स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर लिखा हुआ है वो एक और पार्टिकल। तो जो AgCl का PPT आया, उससे इन्होंने कंक्लूड किया कि फॉर्मूला इस तरह से लिखना चाहिए। बात समझ में आ गई? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज क्यों किया उन्होंने? क्या वो दिखाना चाहते हैं? क्लियर है सबको?
और एक और एक्सपेरिमेंट किया जिससे बात बिल्कुल कंफर्म हो गई, वो है पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हेल्प से आयनिक कंसंट्रेशन निकाले गए। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हेल्प से आयनिक कंसंट्रेशन निकाले गए। कितने आयन्स आ रहे हैं? तो ध्यान दें, COCl3.7NH3 नाम का कंपाउंड ही नहीं मिला। भाई जो हमारे सामने कंपाउंड होंगे उन्हीं की तो स्टडी करेंगे। COCl3 7NH3 नाम का कोई कंपाउंड ही नहीं मिला। अब बात आती है क्यों नहीं मिला, ये क्यों नहीं बन सकता? तो थोड़ा इंतजार करो, आप खुद ही समझ जाओगे कि ये क्यों नहीं बन सकता। अभी तो हमने स्टडी स्टार्ट की है, और पायनियर वर्क जिन्होंने किया उन्होंने क्या किया वो मैं बता रहा हूं आपको। लेटर ऑन जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग अनफोल्ड होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जब बॉन्डिंग अनफोल्ड होगी, आप खुद ही बता दोगे कि ये क्यों नहीं बन सकता। यहां तक समझ में आ गया आप सबको? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्टडी क्यों की गई? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की स्टडी क्यों की गई? टू फाइंड आयनिक कंसंट्रेशन। तो जो AgCl का पीपीटी मिला उससे भी कंफर्म हुआ कि भाई AgCl के पीपीटी से भी कंफर्म हुआ ये कि इसने एक Cl माइनस दिया, इसने 2 Cl माइनस दिए, इसने लास्ट वाले ने 3 Cl माइनस दिए। इस तरह से लिखने का भी पर्पज यही है कि ये 1 Cl माइनस दे रहा है, ये 2 Cl माइनस दे रहा है, ये 3 Cl माइनस दे रहा है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी करके और कंफर्म हो गया कि इनका आयनाइजेशन किस तरह से हो रहा होगा। तो जो CONH3 है, इसका आयनाइजेशन इस तरह से हो रहा है। ये 3+ आयन होगा, ये 3Cl माइनस आयन होगा। इसको कहते हैं 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब बेटा? समझ गए आप 1:3 इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब? वन मोल कैटायन और 3 मोल एनायन। तो बताओ जरा इस कॉम्प्लेक्स का क्या नाम होगा, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा ये? दिस इज 1:2 और एक और लास्ट वन
इसका नाम होगा 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। इतना समझ में आ गया सबको? तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी स्टडी करके इन्होंने ये बता दिया कि फॉर्मूला हमें किस तरह से लिखना चाहिए। अब एक कॉमन पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करें इन सभी में, एक कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व करें तो आपको एक बात समझ में आएगी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ेगी। वो ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टोटल पार्टिकल का नंबर क्या है। CO के सराउंडिंग में जो पार्टिकल होंगे उनका नंबर क्या है? 6। यहां नोट करो, 5 अमोनिया पार्टिकल और 1 Cl पार्टिकल, कितने टोटल? 6। नेक्स्ट में देखो, 4 अमोनिया पार्टिकल और 2 Cl पार्टिकल, हर एक में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 6 पार्टिकल हैं। इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट सेम तरह की बॉन्डिंग कर रहा है। सराउंडिंग में 6 पार्टिकल हैं, तो कोबाल्ट सेम तरह की बॉन्डिंग कर रहा है। पार्टिकल बदल रहा है पर नंबर तो वही है। आया समझ में? तो इन 3 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, कौन से 3 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे? नंबर 1 स्टडी ऑफ कलर, नंबर 2 स्टडी ऑफ प्रेसिपिटेट, नंबर 3 स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इन 3 एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर अल्फ्रेड वर्नर प्रपोज्ड द थ्योरी। उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। क्या है वो थ्योरी? लिखो आप पॉइंट्स। वर्नर थ्योरी, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी लिखने को आएगा। वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब थ्योरी आएगी तब तो MCQ कर पाओगे। ये जो मैंने पढ़ाया इसी पे MCQ बन जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जिसको थ्योरी आती है MCQ तो अपने आप हो जाते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन है कि MCQ है? अब तो ये गलती मत करना, सारे बच्चे ध्यान दें कि पेपर MCQ है तो थ्योरी नहीं पढ़ना। MCQ कॉन्फिडेंटली तभी कर पाओगे जब थ्योरी आती होगी। लिखो पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, वर्नर थ्योरी का पॉइंट नंबर 1। लिख लो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, और ब्रैकेट में लिख लो लिंकेजेस।
two types of valencies or linkages in a complex compound. In a complex compound. दो तरह की वैलेंसीज होती हैं इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इनको नाम भी दिए, नेम्ड एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। पहला पॉइंट इन्होंने ये कंक्लूड किया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक वैलेंसी नहीं है, सिंगल वैलेंसी नहीं है, दो तरह की वैलेंसीज हैं। और इन्होंने आयनिक को कोवेलेंट नाम ना देके प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दिया। प्राइमरी वैलेंसी किसको कहा? प्राइमरी वैलेंसी किसको कहा? तो जो आपने पार्टिकल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा और जो इसके बाहर लिखा, मैं ऐसे जनरल लिख रहा हूं, इस पे n प्लस इस पे n निगेटिव। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्टिकल है और जो बाहर एनायन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो लिख लो, प्राइमरी वैलेंसी is the force of attraction between two ions, between two unlike charges, two ions or two unlike charges। तो सीधे सीधे कहें, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, इट इज आयनाइजेबल वैलेंसी। सिंपल कंपाउंड में हम जिसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं वही है ये। ये सिंपली मीडियम में आयंस देगी, और यही प्राइमरी वैलेंसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्दर इसी में लिखें, प्राइमरी वैलेंसी डिटरमाइंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी and the amount of PPT formed in precipitation reactions। Amount of PPT formed in precipitation reaction। जल्दी लिखो, लिख लिया इसको? दिस इज प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट पॉइंट है, लिखो, सेकेंडरी वैलेंसी
is the force of attraction between particles present in coordination sphere. He named it coordination sphere. ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको क्या नाम दिया? कॉम्प्लेक्स स्फीयर का उन्होंने, तो बाद में नाम पड़ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पार्टिकल्स लिखे हैं वो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सेकेंडरी वैलेंसी। फर्दर लिख लो, इट इज नॉन आयनाइजेबल। इसका आयन से कोई लेना देना नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी का। और फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि कॉम्प्लेक्स की शेप, कॉम्प्लेक्स की शेप मीन्स आगे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, कलर, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, all are decided by secondary valency। प्राइमरी वैलेंसी का कोई लेना देना नहीं इनसे। ऑल आर डिसाइडेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की शेप, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट अभी आगे डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, थर्मल स्टेबिलिटी, all are decided by or determined by secondary valency। प्राइमरी वैलेंसी क्या क्या करती है? अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में बताएगी और साथ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये तो बात हुई अबाउट वर्नर थ्योरी जो उन्होंने स्टडी की थी। अब ध्यान देना, वर्नर थ्योरी और डबल सॉल्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। लिख लो थोड़ा डबल सॉल्ट के बारे में, बहुत सारे बच्चे खिचड़ी पका देते हैं। डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे दिखते हैं पर होते नहीं हैं, वो सिंपल ही होते हैं। जैसे एलम है, एलम एक डबल सॉल्ट है, एलम एक डबल सॉल्ट है। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये डबल सॉल्ट है। इसमें क्या है, K+ आयन की कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी,
सल्फेट आयन की कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, मतलब ये K+ आयन का टेस्ट देगा, प्रैक्टिकल अभी अगला चैप्टर पढ़ेंगे। सल्फेट आयन का भी ये टेस्ट देगा, एल्यूमिनियम आयन का भी ये टेस्ट देगा। तो जो भी कैटायन एनायन इसमें प्रेजेंट है सभी के टेस्ट आप परफॉर्म करके कंफर्म कर सकते हो कि यही आयन है। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अमोनिया का टेस्ट नहीं आएगा। अमोनिया टेस्ट कर परफॉर्म नहीं कर सकते आप, देता ही नहीं है अमोनिया का टेस्ट। ये अमोनिया का टेस्ट नहीं देता, ये कोबाल्ट आयन का टेस्ट भी नहीं देता। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ अलग तरह की बॉन्डिंग है, और ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज एक्टिंग एज सिंगल पार्टिकल। अमोनिया का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है सॉल्यूशन में, कोबाल्ट का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है सॉल्यूशन में, तभी तो कोबाल्ट आयन का टेस्ट नहीं आता, तभी तो अमोनिया का टेस्ट नहीं देता ये। तो ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये डबल सॉल्ट है। लिखने का तरीका समझ में आ गया, इसे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखते। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में? एक डबल सॉल्ट और जो आपके प्रैक्टिकल में भी है, बार बार आता है, मूल कंसेप्ट में आपने इसका नाम सुना होगा। एक तो ये एलम आपको पता ही है, सबको मालूम होता है। एक डबल सॉल्ट अक्सर पूछते हैं, उसे कहते हैं मोर्स सॉल्ट। आपसे पूछा जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम कि मोल सॉल्ट कौन कौन से आयन का टेस्ट देता है, तो इसका फॉर्मूला मालूम होगा तो बात बन जाएगी। इसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट हाइड्रेटेड सॉल्ट है, .6H2O, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो ये फेरस आयन का टेस्ट देगा, ये सल्फेट आयन का टेस्ट देगा, ये अमोनियम आयन का टेस्ट देगा। तो ये डबल सॉल्ट है। एलम भी डबल सॉल्ट है। याद आ रहा हो, एक और डबल सॉल्ट बहुत ही पॉपुलर है, कार्नेलाइट। कौन कौन से आयन का टेस्ट देता है कार्नेलाइट? तो फॉर्मूला है KCl MgCl2.6H2O, कार्नेलाइट। तो ये K+ आयन का टेस्ट देगा, Mg2+ का देगा, Cl- का भी देगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है आप सबको? ओके, तो ये तो है वर्नर थ्योरी।
पर वर्नर थ्योरी की भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या लिमिटेशन है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद नई थ्योरी इंट्रोड्यूस करूंगा। बट उसके डिटेल में जाने से पहले आपको सीखना पड़ेगा IUPAC नोमेनक्लेचर। तो लिखो, नेक्स्ट टॉपिक वी आर कमिंग टू इज IUPAC नोमेनक्लेचर। तो देखो कॉम्प्लेक्स को लिखने का तरीका क्या है। कॉम्प्लेक्स को लिखने का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है, ML(n) और X(m), ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, कोई भी चार्ज मान लो K+, कुछ भी मान लो, काम की चीज है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है इस केस में, कैटायनिक। कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इस केस में कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा होगा, एनायनिक। एक कैटेगरी तो ये होगी, दूसरी कैटेगरी ये होगी, तीसरी कैटेगरी कॉम्प्लेक्स की ये होगी कि कैटायन और एनायन दोनों कोऑर्डिनेशन हो, दोनों। और तीसरी लास्ट कैटेगरी ये होगी कि केवल पूरा का पूरा कंपाउंड ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हो। तो 4 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमें मिलेंगे। when only cation is coordination sphere, when only anion is coordination sphere, when both cation and anion are coordination sphere, and we have only one particle neutral coordination compound, no cation, no anion. ठीक है, जो यहां पे मैंने M लिखा हुआ है, M को कहते हैं मेटल आयन, और ये मेटल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। मैक्सिमम में तो ये आयन फॉर्म में होता है, बट ये न्यूट्रल भी हो सकता है। L जो मैंने लिखा है, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज, और इसका नाम है लिगेंड। कुछ लोग इसको लाइगेंड पढ़ते हैं, मेरे टीचर लिगेंड पढ़ते थे तो मुझे भी लिगेंड सीख गया मैं। इंग्लिश में किसी तरह का कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए प्रोनंसिएशन को लेके, क्योंकि प्रोनंसिएशन का कोई सिस्टम ही नहीं है उनका। प्रोनंसिएशन के मामले में मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इसको लिगेंड पढ़िए या लाइगेंड पढ़िए, कोई बात नहीं, दोनों करेक्ट हैं। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। कई तरह के लिगेंड होते हैं, अभी हम इसका डिटेल लेने वाले हैं। लिगेंड का ही सारा काम है इसमें। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मैंने इधर x लिखा, इधर y लिखा, जो भी मैंने x और y स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे हैं, इनको कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन होना जरूरी नहीं है, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। तो मेटल आयन, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज और काउंटर आयन, ये पार्टिकल पॉसिबल है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। तो सबसे पहले तो लिगेंड के नेम याद करना जरूरी है, यहां मामला लिगेंड पे ही फंसता है।
नेम कैसे लिखना है पूरा आईयूपीएसी वो तो अभी मैं बताऊंगा आपको, पर पहले लिखो आप नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स। साथ में इनकी इलेक्ट्रॉन डोनर प्रॉपर्टी की भी बात कर लेंगे। तो देखो, अगर कोई लिगेंड एक लॉन पेयर डोनेट करता है, हम ऐसे दिखाएंगे, अगर कोई लॉन पेयर कोई लिगेंड एक लॉन पेयर डोनेट करता है मेटल आयन को, या मेटल को, तो हम कहेंगे कि ये लिगेंड मोनोडेंटेट है। मोनोडेंटेट मतलब एक दांत है काटने के लिए मेटल को या मेटल आयन को। अगर कोई लिगेंड एक लॉन पेयर डोनेट करता है तो उसे कहेंगे मोनोडेंटेट। एज लिगेंड NH3 को क्या लिखेंगे? एज लिगेंड NH3 को क्या लिखेंगे? तो ये नाम तो आपको याद करने, इनके लिए और कोई तरीका ही नहीं है, याद ही करना है आपको। ठीक है, एज लिगेंड इसका नाम लिखेंगे एमाइन। ठीक है, एमाइन की स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान देना, डबल एम लिखते हैं। ठीक है, H2O के पास होते तो दो लॉन पेयर हैं, बट ये एट ए टाइम एक ही लॉन पेयर शेयर कर पाता है, तो ये भी मोनोडेंटेट है। तो इसका नाम है, दो नाम लिखते हैं, इसे लिखते हैं एक्वा और एक्वायो। एक्वा और एक्वायो दोनों वर्ड यूज होते हैं। जितने भी हैलाइड आयन हैं जैसे Cl-, अब इसके पास होते तो तीन लॉन पेयर हैं, इसके दो नाम, ये भी मोनोडेंटेट है, दिस इज ऑल्सो अ मोनोडेंटेट लिगेंड, एक ही लॉन पेयर देता है। इसके भी दो नाम है, जो ओल्ड तरीका है वो तो है क्लोराइड, क्लोराइड नहीं, क्लोरो, एज लिगेंड क्लोरो, ओल्ड तरीका है ये, और मॉडर्न तरीका है क्लोराइडो, ये मॉडर्न तरीका है। क्लोराइडो, क्लोरो ओल्ड और क्लोराइडो मॉडर्न, दोनों में कोई भी लिखा हो करेक्ट है। क्या बताया गया नेम लिखते वक्त, एक मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं, नेम लिखते वक्त सिंपल नेम में जिनके एंड में आइड आता है, आइड को बदल देना है आइडो में, ई की जगह ओ कर देना है। जिनके एंड में आइट आता है उनको कर देना है आइटो, जिनके एंड में एट आता है उनको कर देना है एटो। एज लिगेंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये नाम होंगे। एज लिगेंड, जैसे आप इस जानते हैं, ये कौन सा आयन है बताओ? सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या नाम लिखेंगे इसका? सल्फेटो, सल्फेट
ई हटा दो, क्या लिखना है इसकी जगह? सल्फेटो। आ गया समझ में सबको? क्या चेंज करना है आपको? जो आखिरी में ई आता है उसकी जगह क्या कर देना है बेटा? ई की जगह क्या लिख देना है आपको? ओ। जैसे ये ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन है, सभी जानते हैं कि ये ऑक्जेलेट आयन है और ये डाइडेंटेट लिगेंड है। डाइडेंटेट, डाइडेंटेट का मतलब आप समझ गए होंगे। ये मेटल आयन को कितने लोन पेयर देगा? 2 लोन पेयर देगा, तो इसको कहते हैं डाइडेंटेट। डाइडेंटेट सिंपल नेम तो इसका ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ऑक्जेलेट की जगह क्या लिखेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या लिखेंगे? ई की जगह क्या कर देना है? ओ कर देना है, ऑक्जेलेटो। फॉर्मूला में इसको OX से डिनोट करेंगे, OX। तो अगर कोई लिगेंड 2 लोन पेयर दे तो डाइडेंटेट। बट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर कोई लिगेंड डोनेट करता है तो मेटल आयन को कंबाइन करके एक रिंग बन जाती है, रिंग। तो ऐसे लिगेंड जो रिंग फॉर्म में आ जाए मेटल आयन के साथ, उन लिगेंड का एक नाम और होता है, उन्हें कहते हैं चीलेटिंग लिगेंड। चीलेटिंग लिगेंड, चीलेटिंग मतलब रिंग फॉर्मिंग लिगेंड, रिंग फॉर्मिंग। तो डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट, इन जनरल पॉलीडेंटेट क्या कहलाते हैं? चीलेटिंग लिगेंड। केवल मोनोडेंटेट चीलेटिंग लिगेंड नहीं होता, आ गया समझ में सबको? चीलेटिंग लिगेंड किसको कहना है? चीलेटिंग वर्ड जनरल वर्ड है, कोई एक लिगेंड के लिए चीलेटिंग नाम नहीं देते। एनी लिगेंड विच फॉर्म, एनी लिगेंड विच फॉर्म्स रिंग विद मेटल आयन, और इसके लिए जरूरी है कि कम से कम वो 2 लोन पेयर तो दे। एक लोन पेयर से बात नहीं बनती। एक लोन पेयर से बात नहीं बनती। ठीक है, तो इट इज डाइडेंटेट लिगेंड, लिखेंगे ऑक्जेलेटो, OX से डिनोट करेंगे इसको। एक और इंपॉर्टेंट डाइडेंटेट लिगेंड आपके सिलेबस में है, अक्सर इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ये है CH2NH2, CH2NH2। ये भी 2 लोन पेयर देता है। ये जो N है
ये दोनों एक एक लोन पेयर देंगे मेटल आयन को, तो ये भी चीलेटिंग लिगेंड कहलाएगा ना, ये भी डाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी चीलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। ये भी चीलेटिंग लिगेंड कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एज लिगेंड क्या लिखना है इसको, ये आईयूपीएसी नेमिंग में फ्रीक्वेंटली आता है, एज लिगेंड। इसे लिखेंगे आप इथेन डाइडेंटो, नहीं बेटा ये कौन सा नाम बना दिया सबका नाम डाइडेंटो हो जाएगा कुशल, सबका नाम डाइडेंटो हो जाएगा, फिर तो इसको भी डाइडेंटो कह दो, अच्छी क्रिएटिविटी है बेटा इसको भी डाइडेंटो कह देते ना, ऑक्जिलेटो क्यों कहना, डाइडेंटो तो जनरल नाम हो गया ना बेटा, कोई स्पेसिफिक थोड़ी हुआ, स्पेसिफिक नेम बताओ, स्पेसिफिक। तो ये है इथेन 1,2-डाइएमाइन, इथेन 1,2-डाइएमाइन। और इसको हमेशा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे ना तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जितने भी एक्सटेंडेड लिगेंड नेम होंगे, एक्सटेंडेड, या इसको कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स लिगेंड, जितने भी एक्सटेंडेड नेम होते ना उनको ब्रैकेट में लिखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग में भी, जैसे हमने सिंपल ऑर्गेनिक में किया था। अगर कोई कॉम्पैक्ट नेम है, कॉम्पैक्ट, तो फिर ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं है, बिल्कुल जस्ट लाइक ऑर्गेनिक। और इसको फॉर्मूला में डिनोट करते हैं ई एन से, इन। हाँ बिल्कुल, आरुषि ने बढ़िया पॉइंट नोट किया। ये जो कॉमन, ये पूरा आईयूपीएसी नेम लिखा है, इसमें डबल एम नहीं आता। आईयूपीएसी नेम में जो NH2 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो NH2 है, वो तो सिंपल एमाइन ही लिखा जाएगा। जो सेपरेट अमोनिया है उसको एमाइनो लिखते हैं बेटा। ठीक है ना आरुषि, समझ में आ रहा है बेटा? डिफरेंस है बेटा NH2 और NH3 में। NH3 तो एक सिंगल पार्टिकल है, वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां सिंगल एम ही रहेगा, यहां पे सिंगल एम ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को? एनी कंफ्यूजन? ओके, अब जरा बायो वाले बताएं, हीमोग्लोबिन में कौन सा लिगेंड प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें मेटल आयन, आप सबको मालूम है, मेटल आयन Fe2+ आयन होता है। Fe2+ होता है या Fe3+? हीमोग्लोबिन में Fe3+ होता है, और इसके सराउंडिंग में जो लिगेंड प्रेजेंट होता है वो चीलेटिंग लिगेंड होता है। उसका नाम बता सकते हो? केवल नाम। बायो वाले बच्चे बताएं। हीमोग्लोबिन में
आयरन के सराउंडिंग में एक चीलेटिंग लिगेंड होता है, उसका नाम है बेटा पॉरफायरिन। पॉरफायरिन लिगेंड का नाम लिख लिया आप सबने? पॉरफायरिन। और यही लिगेंड क्लोरोफिल में भी होता है। क्लोरोफिल में मेटल आयन कौन सा होता है? लिगेंड यही होता है पॉरफायरिन। क्लोरोफिल में मेटल आयन होता है Mg2+। अब इसका डिटेल बाद में डिस्कस करने वाले हैं हम कि हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल नाम के ये दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होते हैं। वाई आर दे एक्स्ट्रा स्टेबल? ये आपको बायो में नहीं बताया जाएगा, जरूरत भी नहीं है वहां पे, बट वाई आर दे एक्स्ट्रा स्टेबल। बट यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं करेक्ट कर दूं, हीमोग्लोबिन में आयरन +2 फॉर्म में होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में आयरन +1 फॉर्म में होता है। अभी पढ़ाएंगे आगे। नॉट +3, अच्छा ये बताओ ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना मुद्दे से भटक जाएंगे, बस +1 क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? वैभव तुम तो मैथमेटिक्स के हो, तुम मत बोलो, बायो वाले बताएं। तो हीमोग्लोबिन अगर मान लो किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन सप्लाई रोक दें बॉडी में, गला दबा दें, तब भी उसका ब्लड रेड रहेगा। हीमोग्लोबिन तो उसकी बॉडी में है, हीमोग्लोबिन तो उसकी बॉडी में है, फिर ब्लड रेड क्यों नहीं है? बायो वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं पर पहुंच नहीं पा रहे हैं मुद्दे पे नहीं पहुंच पा रहे। हीमोग्लोबिन का कलर रेड कलर नहीं होता, हीमोग्लोबिन का कलर रेड कलर नहीं होता, इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी जाए तो ब्लड रेड कलर का नहीं बचेगा। ब्लूइश हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। कलर का डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, बस एक पॉइंट आप लिख लो। होता क्या है, जब आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देता है
ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन को दे देता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन Fe+ में। जो ये बॉन्डिंग है इसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये जो कंपाउंड बन गया ना, ये कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसकी वजह से ये रेड होता है और आयरन+1 फॉर्म में आता है। चलो ये डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे कलर वाले टॉपिक में, अभी वापस मुद्दे पे आते हैं। हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन होता है, क्लोरोफिल में भी पोरफायरिन नाम का लिगेंड होता है, और वो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, चीलेटिंग लिगेंड होते हैं, चीलेटिंग लिगेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो लिगेंड हमें यूज करना है, वैसे तो अभी आगे धीरे धीरे करके सारे लिगेंड आ ही जाएंगे। CN- मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट, और इसको आप लिखोगे साइनो। ये तो ओल्ड तरीका है, मॉडर्न तरीका है साइनाइडो। बोथ आर करेक्ट, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, साइनो और साइनाइडो बोथ आर करेक्ट। इतना समझ में आ गया, नेम याद कर लोगे। और ये है मोनोडेंटेड लिगेंड, एक और नाइट्रोजन डोनर है ये, इसको कहते हैं पायरिडाइन, PY से डिनोट करते हैं। इट इज न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड। और अगर 2 मोल इसके सिंगल बॉन्डेड ले लें, तो ये डाइडेंटेट होता है, इसे DIPY से डिनोट करते हैं और लिखते हैं डाइप्रिडाइल, DIPY से लिखेंगे। जल्दी जल्दी नेम लिख लो, फास्ट करो। लिख लिया इसको? ओके, OH- को कहते हैं हाइड्रोक्सो, मोनोडेंटेट है, हाइड्रोक्सो। ये ओल्ड तरीका है, और मॉडर्न तरीका क्या होगा बताओ, क्या नाम होगा? प्रिडिक्ट करो क्या होगा? हाँ कुशल ने आप सही दिमाग लगाया, हाइड्रोक्साइडो। जो आइड में ई आता है उसको ओ बना देना है। जो आइड में ई आता है वो बना देना है आपको। ठीक है, तो चलो देखो अभी एग्जाम्पल लेंगे, लिगेंड के नाम अपने आप आ जाएंगे बहुत सारे। तरीका समझ में आ गया क्या करना है? नहीं तो लिगेंड की मैं लिस्ट डाल दूंगा, आप वो लिस्ट देख लेना, नेम ही तो याद करने। तो लिगेंड की मैं लिस्ट डाल दूंगा, आप उसको याद करना। अब यूज कैसे करना है ये देख लो, रूल्स देख लो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं? टाइम कितना हो गया अभी बेटा?
अच्छा, एक एग्जाम्पल के बाद फ्री करता हूं जिससे आप कर लोगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप ट्राई कर लो ना, जिससे आसान हो जाए। एक एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक है, तब मैं रूल लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा है, कैटायनिक। ठीक, इसके लिए मैं रूल्स लिख रहा हूं। पॉइंट क्या है, सबसे पहले लिखेंगे आप लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसके बाद मेटल नेम, मेटल नेम के ब्रैकेट में मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो पूरा वन वर्ड होगा, और स्पेस देके सीधे एनायन लिखना है, बस सीधा नाम एनायन का, सिंपल नेम, सिंपल नेम। ठीक है, सिंपल नेम लिखना। जैसे मान लो जो अभी हमने कॉम्प्लेक्स हम पढ़ रहे थे उनका नाम लिखना है हमें, जैसे ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, तो क्या लिखना, एक ही लिगेंड लिया मैंने, तो ये हो जाएगा हेक्सा एमाइन, हेक्सा एमाइन कैपिटल एक्स, हेक्सा एमाइन, स्पेस नहीं देना, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे आप, थर्ड, और फिर स्पेस दे के लिखेंगे क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना, सिंपली क्लोराइड। मान लीजिए कि ऐसा है, NH3 होल 5Cl है, 2 Cl बाहर है, तो अब क्या करना, इस लिगेंड का नाम है क्लोराइडो और इसका नाम है पेंटाएमाइनो, पेंटाएमाइन। तो पहले क्या लिखेंगे, पेंटाएमाइन या क्लोराइडो, पहले क्या लिखेंगे, पेंटाएमाइन या क्लोराइडो। तो ध्यान देना, ऑर्गेनिक वाला रूल, ये जो डाई ट्राई टेट्रा होते हैं ना, इसमें पेंटा, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। डाई ट्राई टेंटा पेंटा हेक्सा, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। जस्ट एमाइन और क्लोराइडो में कंपेयर करो, किसको पहले लिखेंगे बताओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा पेंटा एमाइन, स्पेस नहीं देना, क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड, और फिर स्पेस देके क्लोराइड। जो काउंटर आयन है उसको स्पेस देके लिखना। तरीका समझ में आ गया आप सबको। डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करना। ओके, एक एग्जाम्पल मैं एनायन का दे दूं आपको, फिर फ्री करता हूं। एक एनायन का बस, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायनिक है, अगर एनायनिक है तो रूल्स क्या है। रूल्स ये है कि कैटायन का नाम तो पहले लिख देना, फिर स्पेस देके एनायन का नाम, स्पेस देने के बाद क्या करना, सेम लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर,
इसमें डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेना। फिर मेटल नेम, और मेटल नेम की एंडिंग 8 से करेंगे, ATE, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल नेम की एंडिंग 8 से करेंगे और फिर ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ये 8 से एंडिंग तब करेंगे, ध्यान देना, 8 से एंडिंग तब करेंगे जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक हो, तब मेटल नेम की एंडिंग 8 से करेंगे। डिफरेंस समझ में आ गया आपको? तो जैसे ये पॉपुलर कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, बहुत ही पॉपुलर है। क्या नाम लिखेंगे इसका? तो पोटेशियम लिखेंगे सबसे पहले। ये K के साथ 4 लिखा है, इसको नहीं लिखना, सिंपल नेम मेटल आयन का पोटेशियम। अब इसके लिए तो लिखेंगे हेक्सासाइनो या साइनाइडो, और Fe को लिखते हैं फेरेट। क्या लिखना बेटा इसको? फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसकी बताओ? सेकंड। तरीका समझ में आ गया? अगर Ag होता तो Ag को लिखते आप अर्जेंटेट, जल्दी जल्दी लिख लो। कोबाल्ट है तो इसको लिखेंगे कोबाल्टेट। गोल्ड है तो उसे लिखेंगे ऑरेट। Zn है तो उसे लिखेंगे जिंकेट। निकिल है तो उसे लिखेंगे निकिलेट। तो मेटल नेम के एंड में क्या करना है बेटा आपको? 8 लगाना है। पर कब 8 लगाना है? जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो? एनायनिक। पॉइंट समझ में आ गया आप सबको? चलो कोई बात नहीं, आप अगली क्लास में और एग्जाम्पल लेंगे। आप एनसीईआरटी को एटलीस्ट ट्राई करें। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो दिए गए हैं, वो आप ट्राई करना सारे।